स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। मित्रों, हम जिक्र कर रहे हैं अयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, जिसमें कि प्रतिवादी संख्या 5 को 1 लाख की पेनाल्टी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई और पेनाल्टी न देने की दिशा में उसके रेवेन्यू से रिकवरी करने का भी आदेश जिलाधिकारी को दिया गया है। आज हम इस सीरीज में चौथा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें क्रॉस एग्जामिनिंग जीरा और शपथ पत्र एफिडेविट के बारे में बताया गया है। जीरा को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक हिस्सा माना गया है और एफिडेविट शपथ पत्र को साक्ष्य अधिनियम के तहत उसे साक्ष्य नहीं माना जाता है। इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं। जीरा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक हिस्सा है। प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार एक पक्ष को उन सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिस पर वह भरोसा करता है, और इसके अलावा विपरीत पक्ष के साक्ष्य भी होने चाहिए। उनकी उपस्थिति में लिया गया और उन्हें उस पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए। गवाहों से जिरह करने का उक्त अवसर प्रदान न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। भारत संघ बनाम टी.आर. वर्मा, AIR 1957। आगे उन्होंने इसी चीज के लिए कहा है, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश लिमिटेड बनाम श्री रामकृष्ण राइस मिल, AIR 2006 80 1445। इसमें न्यायालय ने क्या अपनी बात रखी? यह स्थापित करने के लिए जीरा आवश्यक है। उपभोक्ता को इसके लिए एक मामला बनाना होगा। केवल यह कहना कि किसी अधिकारी के बयान का उपयोग निर्णय के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है सभी मामलों में पर्याप्त नहीं होगा। यानी किसी अधिकारी का बयान ले लेना ही यह काफी निर्णय बनाने के लिए काफी नहीं है, बल्कि उपभोक्ता के भी बयान लिए जाने चाहिए। उपभोक्ता चाहे तो अधिकारी से जिरह भी कर सकता है कि वो कैसे पेनाल्टी लगा रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, यदि कोई आवेदक किसी अधिकारी से जिरह करने का अवसर देने का अनुरोध करता है तो निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को उस पर विचार करना होगा, जिसे या तो अनुरोध स्वीकार करना होगा या यदि वह अनुरोध को अस्वीकार करना चाहता है तो एक तर्क संगत आदेश पारित करना होगा, और निर्णय समाप्त होने की स्थिति में उपभोक्ता निश्चित रूप से अपीलीय प्राधिकारी अपीलेंट फोरम के समक्ष यह स्थापित करने के लिए उसे अधिकार है कि किसी भी अधिकारी से जिरह करने का अवसर देने से इनकार करने से वह किस प्रकार पूर्वाग्रस्त हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि जिरह करना और जिरह के लिए अवसर देना यह प्राकृतिक न्याय के एक हिस्सा है, उसकी श्रेणी में आता है। आइए एक दो और भी देखते हैं। राजीव अरोड़ा बनाम भारत संघ एवं अन्य में AIR 2009 SC 1100। इसमें न्यायालय ने जो कहा, रिपोर्ट की सत्यता या अन्यथा के संबंध में प्रभावी जिरह की जा सकती थी यदि उनकी सामग्री साबित हुई थी।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सिद्धांत यह भी मांग करते हैं कि निर्माता रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए, यानी जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर किया है उसकी भी जांच की जानी चाहिए, रिपोर्ट बनाने वाले की, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां तथ्य स्वीकार किए जाते हैं या गवाह जिरह या इस तरह की स्थिति के लिए उपलब्ध नहीं होते। अगर जिरह करने के लिए गवाह उपलब्ध नहीं होते तब जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट बनाई है उसकी बात पर ध्यान दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित फैसले में तकनीकी याचिका पर इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात नई इस तरह की गैर परीक्षा से अपीलकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को यह निर्देश दे रहा है कि उच्च न्यायालय को इस कंडीशन में जहां गवाह उपलब्ध नहीं है, जिरह करने वाले के लिए क्रॉस एग्जामिनिंग के लिए गवाह उपलब्ध नहीं है और रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी के रिपोर्ट पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि जो अपील करता है, जो अपीलेंट है, वह पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है कि नहीं, उसके प्रति पूर्वाग्रह तो नहीं उत्पन्न हुआ, प्रेजुडिस रिपोर्ट तो नहीं है, यानी एक तरफा रिपोर्ट तो नहीं है। यदि कानून के बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है तो उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था। इसको यहां कंक्लूड किया जाता है कि उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि न केवल जिरह का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रभावी जिरह में से एक होना चाहिए। केवल यह अवसर उपलब्ध करा देना ही मायने नहीं रखता, यह जिरह प्रभावी होना चाहिए ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ऐसे अवसर के अभाव में यदि आपने अवसर नहीं दिया, यह नहीं माना जा सकता कि मामले का निर्णय कानून के अनुसार किया गया है, क्योंकि जिरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक अभिन्न अंग है। तो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर शिकायतकर्ता जो भी हो XYZ, उससे जिरह करने का अधिकार आवेदक को है, अपीलकर्ता को यह अधिकार है और वह पूरी तरह से अपने वकील के बिहाफ पे या वकील अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जिरह कर सकता है। उसने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उस साक्ष्य के प्रति जिरह कर सकता है। लेकिन पाया यह जाता है कि गवाह शिकायतकर्ता शिकायत तो कर दिया लेकिन स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष नहीं आता है। वो या तो स्क्रूटनी कमेटी बैठने के पहले मिल लेता है या बाद में मिल लेता है और अधिकारी अपीलेंट के प्रति पूर्वाग्रहित हो जाते हैं। तो यह नेचुरल जस्टिस में जिरह एक मायने रखता है। अब आइए अगला बिंदु, शपथ पत्र यानी एफिडेविट क्या साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र यह साक्ष्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। आइए इसमें 2-3 केसेस को हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे क्या कहा है। यह एक कानूनी मान्यता है कि बल्कि प्रस्ताव है कि एक हलफनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अर्थ में साक्ष्य नहीं है। इसलिए शपथ पत्रों की साक्ष्य की परिभाषा के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। इसे साक्ष्य के रूप में केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, वो साक्ष्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है कि इसको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जब पर्याप्त कारणों से न्यायालय एक आदेश पारित करता है। यानी
हलफनामा जो आप देते हैं शपथ पत्र वह साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत वह साक्ष्य नहीं है। लेकिन यदि न्यायालय एक आदेश पारित करता है, वो है सीपीपी 1908 का आदेश 19, इसके तहत अगर वो आदेश पारित करता है तो हलफनामा को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार किसी के अपने पक्ष में अपने ही बयान का हलफनामा दाखिल करना किसी भी न्यायालय या अदालत के लिए पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता। आप हैं, आप अपने बयान को हलफनामा के रूप में रख रहे हैं, तो किसी भी न्यायालय या अदालत में यह पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता। न्यायाधिकरण जिसके आधार पर वह किसी विशेष तथ्य स्थिति के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, यह है सुधा देवी बनाम MP नारायणन और अन्य AIR 1988, SC 1381 और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम ST हादिमनी AIR 2002 SCC 1147 में यह बताया गया है। आगे भी देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत एक मामले की जांच इस न्यायालय में मेसर्स बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम द वर्कमैन एंड अन्य AIR 1972 SC 330 के में आदेश 19 के आवेदन पर विचार किया गया। नियम 1 और 2 CPC और निम्नानुसार बताया गया। लेकिन प्राकृतिक न्यायालय क्या कह रहा है? न्यायालय की टिप्पणी है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का मतलब यह नहीं है कि जो साक्ष्य नहीं है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जो साक्ष्य नहीं है उस पर कार्रवाई की जा सकती है, यह इसका मतलब नहीं है। फिर से सुने, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का मतलब यह नहीं है कि जो साक्ष्य नहीं है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक। दूसरी ओर इसका मतलब यह है कि किसी विवादित तथ्य को स्थापित करने के लिए किसी भी सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जिसके बारे में लोगों ने नहीं बताया है। वे व्यक्ति जो उनके बारे में बोलने में सक्षम है और उस पक्ष द्वारा जिरह के अधीन है। देखिए, हलफनामा भी आपने दे दिया, लेकिन उस पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जिरह होना चाहिए। जिनके खिलाफ उनका उपयोग करने की मांग की जा रही है। जब कोई दस्तावेज किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है क्या यह एक वास्तविक दस्तावेज है? इसकी सामग्री क्या है और क्या इसमें दिए गए कथन सत्य हैं? यानी जो भी आप हलफनामा या साक्ष्य एविडेंस देते हैं, न्यायालय को पहले यही सोचना होता है कि क्या यह वास्तविक है, क्या ये इसमें दिए गए कथन सत्य हैं और इसकी सामग्री क्या है। यदि कोई पत्र या अन्य दस्तावेज कुछ तथ्य स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो जांच के लिए प्रासंगिक है, तो लेखक को, यानी जिसने वो तथ्य प्रस्तुत किया है, या उसके संबंध में अपना हलफनामा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस तथ्य को चुनौती देने वाले विपरीत पक्ष को अवसर दिया जाए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ साथ संहिता और साक्ष्य अधिनियम के आदेश 19 के तहत प्रक्रिया के अनुसार भी है, जिसमें दोनों सामान्य सिद्धांत शामिल हैं। एक अन्य है
नीडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, अदर्स, VNNHIH लिमिटेड और अन्य, AIR 1981 SC 1298। इसमें न्यायालय ने साफ कहा है, केवल हलफनामों और दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में गंभीर परिणामों से जुड़े निष्कर्ष को दर्ज करना आमतौर पर असंतोषजनक है। क्यों तब तक असंतोषजनक है जब तक कि उस व्यक्ति को जिरह के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहे बिना। सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया है उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को जांचने के लिए कि वह डॉक्यूमेंट वास्तविक है, सत्य है, आपको जिरह के लिए प्रस्तुत होना होगा। अतः उपरोक्त चर्चा के आलोक में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में शपथ पत्र साक्ष्य नहीं माने जाते हैं। हालांकि ऐसे मामले में जहां अभिसाक्षी जिरह के लिए उपलब्ध है, यानी गवाह जिरह के लिए उपलब्ध है और दूसरे पक्ष को उससे जिरह करने का अवसर दिया गया है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। यानी जो शपथ पत्र है वो शपथ पत्र के ऊपर जिसने शपथ पत्र दाखिल किया है उसके विपरीत जो पार्टी खड़ी है वह जिरह करके उस शपथ पत्र की सत्यता को जांचता है अगर, तब तो यह सही किया गया है। और विशेष रूप से आदेश 18 नियम 4 और 5 CPC के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के विचार की पूरी तरह से पुष्टि की जाती है। कुछ अन्य परिस्थितियों में प्रक्रिया की तकनीकताओं से बचने के लिए विधायिका या अदालत अधिकरण भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही नहीं, बल्कि विधायिका, अदालत या और भी जो प्राधिकरण है वो ऐसा कर सकते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और इस प्रकार उपरोक्त अधिकारियों द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों आदि के आलोक में मामलों की जांच की जाएगी। तो मित्रों, आज हमने 2 बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। एक तो हलफनामा यह साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता जब तक कि उस पे जिरह न हो, और अगर जिरह करने वाला नहीं है तो न्यायालय इंश्योर करेगा कि यह प्रिजुडिस रिपोर्ट या प्रिजुडिस शपथ पत्र है या नहीं है। और दूसरा, जिरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। मित्रों, अभी तक जितने केसेस हमने देखा है स्क्रूटनी कमेटी का, खासकर जिला स्तर पर, वो लेखपालों की रिपोर्ट को तहसीलदार कानूनगो फॉरवर्ड कर देता है बिना यह देखे कि उसने प्राकृतिक न्याय का पालन किया या नहीं किया। और उस रिपोर्ट को तहसीलदार भी बिना दिमाग लगाए कि प्राकृतिक न्याय का इसमें पालन हुआ है या नहीं हुआ है, वह भी अपनी रिपोर्ट SDM अथवा स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष के समक्ष सौंप देता है। और बड़े मजे की बात, अभी 1-2 केस हमने देखा कि स्क्रूटनी कमेटी का अध्यक्ष यानी जिलाधिकारी वह भी बिना अपना दिमाग लगाए, बिना उस रिपोर्ट को पढ़े, वह भी अनुसूचित जनजाति आयोग को भेज देता है। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही का मामला है, अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी को निभाने में घोर लापरवाही का मामला है। मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट फिर से भेजता है कि आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी पक्षों को सुनने का मौका दें, यानी जिरह करें। मित्रों, हमने इसके पहले भी एक केस में आपको यह बात बताई थी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के। आज सुप्रीम कोर्ट से जो चीजें निकली वो भी हमने आपके सामने रखा। आप बने रहे हमारे साथ और हमारी बातों को ध्यान से सुना।
बस एक गुजारिश के साथ, यह सभी के हित की बात है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार भी लिखें और इसे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।